राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नहीं ठीक हैं बोलिए राधे राधे, ठीक हो जाइएगा। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। किताब में नज़र झुका के रखो, किसी के सामने नज़र झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? देखते हैं क्या क्वेश्चन है साइंस का। हीमोफीलिया के विषय में है। हीमोफीलिया है क्या? तो यह एक डिजीज है। हीमोफीलिया डेट इज कॉल्ड डिजीज। हीमोफीलिया को डिजीज है। हीमोफीलिया एक डिजीज है, रोग है। जैसे में बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, फंगस कवक से होने वाला रोग है, जेनेटिक्स डिजीज होते हैं तो उसमें भी से जेनेटिक्स डिजीज आनुवंशिकी यह रोग है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, वर्धानता, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सब जो है आनुवंशिकी बीमारी होती है। तो हम लोग आज स्पेशल हीमोफीलिया के विषय में देखेंगे और आपको कई एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछ चुका है। हम लोग को जानकारी के अभाव में लगता है इससे क्वेश्चन पूछता है, या जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है। इसे हीमोफीलिया क्या है, तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी बीमारी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग है, जेनेटिक्स रोग है, आनुवंशिकी बीमारी है। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं। यह आनुवंशिकी का जनक, इसको थोड़ा समझ लीजिए, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर इन्होंने जेनेटिक्स की खोज किया, लेकिन जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया था। वाटसन ने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जीन शब्द का प्रयोग 1909 में जोहान्सेनबर्ग ने किया था। 1909 में जोहान्सेनबर्ग ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। ज से जीन तो ज से जोहान्सेनबर्ग, और जीन के अंत में न है तो नौ, यहाँ पर फंसना मत आप लोग। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाटसन 1905 में। लेकिन क्वेश्चन दे दिया कि जीन शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो जीन के अंत में लगा हुआ है न, तो न से हो गया 9, तो 1909 और 1905 में फंसीएगा नहीं। 1909 का मतलब हो गया न, जीन के अंत में न है तो 9। अब जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग हुआ 1905 में, वाटसन ने किया था। और जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है मेंडल को, यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जेनेटिक्स हीमोफीलिया क्या है? तो एक जेनेटिक्स रोग है। हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्रिसमस रोग भी हीमोफीलिया को कहते हैं। हीमोफीलिया को रायल डिजीज कहीं दे देता क्वेश्चन, रायल रोग किसको कहते हैं? तो हीमोफीलिया को। इसी को कहते हैं शाही रोग। शाही रोग किसको कहते हैं? तो हीमोफीलिया को कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर सवाल है कि हीमोफीलिया है क्या? यहाँ ध्यान से समझिए कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग है, जिसमें होता क्या है, आपका प्रश्न जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का स्राव नहीं रुकता है। मतलब यह एक ऐसा बीमारी है कि कहीं आपको चोट लग गया, कट गया, चोट लग गया, समझ रहे ना बात को, ब्लड का स्राव रुक ही नहीं रहा है, ब्लीडिंग उसका हो ही रहा है, चल ही रहा है, तो आप समझो कि हीमोफीलिया बीमारी है। रक्त का थक्का जमने का समय, बहुत आराम से धीरे धीरे समझो, जल्दी जल्दी पढ़ के कोई तो भारत रत्न न मिलेगा। रक्त का थक्का जमने का समय होता है 2 से 5 मिनट। रक्त का थक्का जमने का समय
2 से 5 मिनट लगभग निर्धारित है। ये रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट जमता है, लेकिन ये 2 से 5 मिनट के अंतराल में यदि रक्त का स्राव नहीं रुकता है, मान लिया कि चोट लग गया, अभी रक्त उसमें से निकला, फिर 2-4 घंटा के बाद फिर रक्त निकला, लगातार इसी तरह से रक्त का स्राव हो ही रहा है, रुक नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन पर 4 दिन पर रक्त का स्राव हो ही रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। तो प्रश्न जो पूछता है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया बीमारी में। और रक्त का थक्का जमने का समय क्या होता है? तो 2 से 5 मिनट। समझ रहे हैं बात को? अब यहां ध्यान से जो है थोड़ा समझिए। हीमोफीलिया में तो चोट लग गया, कट गया, तो रक्त का स्राव चलते रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। लेकिन अब यहां पर यह जो है समझिए कि शरीर इसमें नीला भी हो जाता है। जिसको यह बीमारी होती है, शरीर नीलापन हो जाता है। दिमाग में रखिएगा, रक्त का स्राव नहीं होता, रक्त का स्राव जो है नहीं रुकता है, यह इसका मुख्य लक्षण हुआ रक्त का थक्का से संबंधित। रक्त का थक्का नहीं जमता इस बीमारी में। तो सीधा सीधी क्वेश्चन देता है कि किस बीमारी में हीमोफीलिया, सबसे पहले किस प्रकार का बीमारी है? तो जेनेटिक्स। इसमें क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जबकि रक्त का थक्का जमने का समय कितना होता है? तो 2 से 5 मिनट। अब यहां पर हम लोग यह समझेंगे कि हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी जो होता है, यह एक प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो हमारे शरीर में फैक्टर 8, यहां पर माइंड में रखेंगे, हमारे शरीर में फैक्टर 8 और हमारे शरीर में फैक्टर 9, यानी कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन की कमी के कारण हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। तो आपका प्रश्न जो पूछता है कि हीमोफीलिया बीमारी क्या है? तो आनुवंशिक बीमारी है। किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में। रक्त का थक्का जमने का समय कितना निर्धारित है? तो 2 से 5 मिनट। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी के कारण हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। लेकिन फैक्टर 8 की कमी के कारण हीमोफीलिया ए होती है। यह लगभग 10,000 में से एक व्यक्ति को लगभग होता है यह बीमारी, 10,000 में से एक व्यक्ति को। यह लगभग जो है 30,000 में से एक व्यक्ति को होता है, 30,000 में से यह एक व्यक्ति को होता है हीमोफीलिया बी। किसी किसी को हीमोफीलिया ए और बी दोनों होता है। तो फैक्टर 8 की कमी के कारण हीमोफीलिया ए बीमारी होती है और फैक्टर 9 की कमी के कारण बी होती है। तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या है? तो एक प्रोटीन है। अब फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नामक प्रोटीन की कमी के कारण हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमने का समय 2 से 5 मिनट निर्धारित है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन तो के, रक्त का थक्का जमाने वाला पूछ देगा कि धातु तो कैल्शियम, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन तो फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का जमाने वाला रक्त का भाग तो प्लेटलेट्स या रक्त विमाणु थ्रोम्बोसाइटस। यह दरोगा मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन? तो के। ये आप भी जानते हैं, आपके एग्जाम हॉल में हर कोई जानता है, लेकिन आप नोट बना लेना कि रक्त का थक्का करने वाला धातु कैल्शियम, तत्व कैल्शियम, प्रोटीन फाइब्रिनोजन, और रक्त का थक्का जमाने वाला रक्त का भाग तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइटस या रक्त विमाणु। समझ रहे हैं बात को? और रक्त का थक्का जमाने का समय कितना निर्धारित है? 2 से 5 मिनट। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 प्रोटीन की कमी के कारण और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 प्रोटीन की कमी के कारण। हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग कहते हैं, रॉयल रोग, शाही रोग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं से जो है देखिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है देता है कि ऐसा जो है माना गया है, ये तो आप जान गए कि जेनेटिक्स का मेंडल शब्द प्रयोग, जेनेटिक्स का किया वाटसन ने 1905 में, लेकिन जीन शब्द का प्रयोग 1909 में जोहानसनबर्ग ने किया था। नोट कर लीजिएगा। ये एक हेल्डेन नामक वैज्ञानिक थे, हेल्डेन। अब नेक्स्ट नंबर समझिए, हेल्डेन नामक वैज्ञानिक थे। हेल्डेन नामक वैज्ञानिक का कहना था कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, हेल्डेन नामक वैज्ञानिक का कहना था कि जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया,
महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, यह महारानी विक्टोरिया में यह बीमारी सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले जानिए कि जो स्त्री होती है वाहक का कार्य करती है। यह बीमारी हुआ ही है स्त्री से, यानी कि हीमोफीलिया नामक बीमारी की उत्पत्ति हुई है स्त्री से, लेकिन मुख्य रूप से प्रभावित होता है पुरुष। दिमाग में रखना। तो हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि यह बीमारी सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ। आ रहा है बात समझ में ना? ब्रिटेन के महारानी यह विक्टोरिया को हुआ सबसे पहले यह बीमारी। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु कब हुई थी? तो 1901 में। 1901 में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह महारानी विक्टोरिया को हुआ, यानी कि वो वाहक का कार्य कर रहे थे, यानी कि उत्पत्ति जो हुआ से महारानी विक्टोरिया से ही शुरू हुआ उत्पत्ति। फिर इनके लड़का में, इनके पोता में यह बीमारी हुई। बात को समझिएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। इनके पोता का नाम है, अब यहाँ पर जो समझिए, पॉइंट को जो समझिए, विक्टोरिया की मृत्यु कब हुई? तो 1901 में। थोड़ा सा रुको भाई। विक्टोरिया की मृत्यु कब हुई? तो 1901 में। और 1901 में मृत्यु हुई। इन्हीं को सबसे पहले, इसी से सबसे पहले उत्पत्ति हुआ हीमोफीलिया का। तो वाहक का काम करा। इनसे उत्पत्ति हुई, लेकिन ये उत्पत्ति होकर चला गया इनके लड़का में। किनका नाम था? लियोपोल्ड, यानी कि इनके लड़का का नाम था लियोपोल्ड, यानी कि महारानी विक्टोरिया का जो बेटा था उनका नाम था लियोपोल्ड। ये लियोपोल्ड मुख्य रूप से यह ग्रसित हो गई, हीमोफीलिया से यह ग्रसित हो गया। पॉइंट को समझिएगा। लेकिन वाहक का मतलब क्या होता है? कैरियर, यानी कि उत्पत्ति। वाहक के काम क्या होता है? तो कैरियर यानी कि उत्पत्ति। ध्यान से समझिएगा। वाहक का काम होता है कैरियर यानी कि उत्पत्ति। तो महारानी विक्टोरिया जो है उत्पत्ति का कार्य किया, वाहक का कार्य किया। हेल्डन नामक वैज्ञानिक का यह कहना था। तो महारानी विक्टोरिया तो शाही रोग के थे, शाही परिवार के थे, रॉयल परिवार, बड़ा परिवार के थे, इसीलिए इस बीमारी को कहा गया शाही रोग। यह ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी क्रिसमस डे के दिन हुआ था, इसलिए इसको कहा गया क्रिसमस रोग। तो शाही रोग और रॉयल मतलब होता है ये शाही, तो रॉयल रोग या शाही रोग, इसीलिए कहा जाता है कि यह बड़ा परिवार में हुआ था। महारानी विक्टोरिया को हुआ था सबसे पहले, उत्पत्ति वहां से हुआ था। और उनके लड़का का नाम था लियोपोल्ड। तो लियोपोल्ड जो है, लियोपोल्ड उनका लड़का का जो नाम था, वहां से इसकी शुरुआत हुई। समझ रहे हैं बात को? अब यहां ध्यान से समझना है कि, ध्यान से समझिए कि यह जो बीमारी है, इसको नोट कर लीजिएगा सब। यह जो बीमारी है, हीमोफीलिया जो बीमारी है, यह हीमोफीलिया बीमारी की उत्पत्ति, ध्यान से समझिए, महिला से होती है कि पुरुष से? बताओ आप लोग। इसकी उत्पत्ति, इस बीमारी की उत्पत्ति किससे हुआ? तो इस बीमारी की उत्पत्ति हुआ महिला से, महिला से होती है। ध्यान से समझना। और लेकिन मुख्य रूप से कौन प्रभावित होती है? लेकिन मुख्य रूप से कौन प्रभावित होती है? तो मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। यानी कि महिला से शुरू हुआ, अब पुरुष इससे ग्रसित हो जाता है। एक बात जानते हैं जी, हर चीज महिला से शुरू होता है, पुरुष तो खाली बदनामी है। नहीं समझ रहे हैं? पुरुष तो खाली बदनामी है। एक को देखना, लड़की या महिला को, वो हमारा ऊपर देख रहा था, आय कोर्नियान, ये तू कैसे देखे कि तोरा ऊपर देख रहा है? जब तक तू नहीं देखी तो ये तोरा पता कैसे चला कि तोरा ऊपर देख रहा है ना? तब उत्पत्ति सब करेगा महिले। घर में देख लो, नया नया शादी होके आएगा, साल 1.5 बरस रहेगा, आ घर में आग लगाना शुरू, उत्पत्ति करना शुरू, उत्पत्ति करती है वो, अब पुरुष बेचारा जो है प्रभावित हो जाता है ना? समझ रहे हैं ना? पति बेचारा पतित बन के रह जाता है। तो सब चीज उत्पत्ति करती है महिला, लेकिन हम लोग तो बदनाम है झूठ का। शुरुआत कर देती है तो हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बदनाम हो जाते हैं। नहीं समझ रहे हैं बात को?
तो उत्पत्ति जो है महिला, अब मुख्य रूप से प्रभावित कौन होता है? तो पुरुष। महिला में गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स, तो यह एक्स और एक्स प्रभावित जब दोनों होगा तब यह महिला प्रभावित होगी। और जब पुरुष में गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, तो यह जो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है। आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हीमोफीलिया नामक बीमारी से एक्स क्रोमोसोम ही प्रभावित होता है मुख्य रूप से, समझ रहे हैं ना? तो आपको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से हीमोफीलिया से प्रभावित होती है, एक्स वाई विकल्प में रहेगा, एक्स वाई, तो एक्स विकल्प में मारना, एक्स मुख्य रूप से प्रभावित होता है। आनुवंशिक बीमारी है, इसी को कहा जाता है लिंग सहंग रोग, समझ रहे हैं बात को? तो उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो महिला से। महिला का दोनों क्रोमोसोम प्रभावित होगा तब यह महिला प्रभावित होती है। पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, तो यह एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि हीमोफीलिया से कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होती है मुख्य रूप से? तो एक्स मतलब एक्स प्रभावित होती है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये तो आपको हो गई हीमोफीलिया से महिला और पुरुष। ये सब कोई बहुत बड़का भारी बात नहीं बता रहे हैं। आप जानते हैं कहाँ फंसिएगा? आप जो है फंसिएगा कि यदि जो व्यक्ति को यह बीमारी हो गया है, मान लिया कि हमको यह बीमारी है, अब हमको कोई एक बिना बीमारी वाला महिला से शादी हो जाए, शादी होल है, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब कोई महिला की बीमारी है और जिसको ना बीमारी हो वो पुरुष से उसको शादी हो जाए, तो उसको बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह क्वेश्चन में आप फंसोगे। बोलो सही बात है कि नहीं? सेट वगैरह देता है तो हम लोग आसानी से फंस जाते हैं कि एक हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से होती है, स्त्री से होती है, तो उसका पुत्र और पुत्री में कितना % होने की संभावना होगी? फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? बोलो सच सही बात है कि नहीं? तो हम लोगों को वैसा चीज जानना है जो सब जाने, और वैसा चीज जानना है जो बहुत कम लोग जाने। रिजल्ट आपके पास, रिजल्ट जिसको आता है उसको कैसे रिजल्ट आता है? कुछ विशेष तो तुमसे जरूर जानता है। अब विशेष जानता क्या है? तुम जिसको छोड़ दिया है ना, तुम जिसको छोड़ दिया है अंसाकर, तो बड़ी भारी लगी थी ना पढ़, उसको वो पढ़ा है तब जाके उसको रिजल्ट आया है। हमने बीपीएससी या दरोगा में रिजल्ट लाया है कुल 5 एग्जाम में, फाइनल नहीं हुआ, नहीं बने, किस्मत है वो छोड़ो उसका बात, लेकिन एक मुसाफिर बन गए हैं, तुमको पहुंचा सकते हैं वहां तक। अब एक बात बताओ, क्यों रिजल्ट मेरा आया बीपीएससी में? कुछ तो हम औरों से अलग जरूर जानते हैं। अलग क्या जानते हैं? जो सब छोड़ दिया उसको हम पकड़े हैं, न समझ रहे हैं बात को? तब जाके रिजल्ट आएगा। तो जो साधारण क्वेश्चन है उसके चक्कर में तो रहबे करो। जो क्वेश्चन लगे कि यह बहुत कम लोगों की जानकारी होगा, उसके चक्कर में रहो। समझ रहा है ना? किताब में गर्दन ऐसे झुकाओ, तुमको किसी के सामने गर्दन झुकाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, सुना है ना? जो पी लेता है ऐसे दहाड़ता है, कुंज बिहारी जैसे। अब यहाँ जो है देखो, ये तो समझ में आ गया। अब इस समझ में देखो कि हीमोफीलिया, ध्यान से समझना, विश्व हीमोफीलिया, एकदम आराम से समझो, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, 17 अप्रैल को। और यह मनाया जाना कब से शुरू हुआ? शुरू हुआ 1989 से। 1989 से यह शुरू हुआ। और एक बात बता देते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, और विश्व केला दिवस भी, विश्व केला दिवस भी 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह शुरू हुआ 1989 में। अब यहां थोड़ा सा गौर करो, विश्व हीमोफीलिया, विश्व हीमोफीलिया
महासंघ महासंघ की स्थापना हुई थी 1963 में। स्थापना किसने किया? किसने स्थापना किया? तो श्रावेल ने स्थापना किया। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है कनाडा में। कनाडा में लगभग कितने देशों ने इसका प्रतिनिधि है? तो 147 देश। विश्व हीमोफीलिया दिवस को मान्यता WHO से प्राप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट में करना। विश्व हीमोफीलिया महासंघ की स्थापना हुआ 1963 में। किसने स्थापना किया? तो श्रावेल। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा। कितने देशों इसका सदस्य है? तो 147 देश। अब यहां देखना, यह श्रावेल का जन्म हुआ था 17 अप्रैल को। जन्म जो हुआ था यह 17 अप्रैल को हुआ था। और यह हीमोफीलिया महासंघ का स्थापना इन्होंने किया, श्रावेल ने। आज जन्म हुआ था 17 अप्रैल को। तो इन्हीं के जन्मदिन पर याद में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 1989 से, 17 अप्रैल को। अब यहां ध्यान से जो है समझो, 2024 में ये जो हीमोफीलिया दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? यह आपका करंट का क्वेश्चन है, यह पूछता है। तो इसका थीम था कि सभी के लिए, नोट करना, सभी के लिए समान, और ऐसे दो को बिंदु देना और फिर लिखना कि सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। यह 2024 में जो हीमोफीलिया दिवस मनाई गई उसका थीम था। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल। अभी क्या चल रहा है? तभी अक्टूबर चल रहा है, और यह 17 अप्रैल को मनाई गई विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब विश्व केला दिवस भी 17 अप्रैल को, नोट कर ला दिमाग में। और 2024 का थीम क्या था? तो सभी के लिए समान और सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। यह 2024 के हीमोफीलिया दिवस का थीम था। नोट कर लेना, पूछ देगा तो हम याद आएंगे, याद आवेला कोई दूसरा कोई तो हम याद आएंगे, दिमाग में रखना। अब विश्व हीमोफीलिया महासंघ की स्थापना है 1963 में। श्रावेल ने, कनाडा में मुख्यालय है, 147 देश इसका सदस्य है। आइए इतना बात समझ में। अब हम लोगों को वह क्वेश्चन जानना है जो बताए कि एक सामान्य स्त्री का विवाह एक हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष से होता है। एक हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष से एक सामान्य स्त्री का विवाह होता है। तो इस स्थिति में पुत्र उसका जो होगा, पुत्री जो होगा, उसमें कितना % होने की संभावना रहेगी? इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इसको जो है देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में आप फंसना मत। इसको हम बहुत मेहनत से आपको कंप्लीट कराने के लिए बताएं। देखो, 2 गो क्वेश्चन है समान वाला, नंबर 1 है, 4 गो क्वेश्चन, 1 2 3 4, तो 2 गो है समान वाला और 2 गो है हीमोफीलिया वाला, 2। तो आप इसको 2 ही को मान को चलो। देखो, समान पुरुष का विवाह यदि महिला से होती है, यानी कि जो महिला में यह बीमारी हो, वाहक का मतलब क्या हुआ कि जिस महिला में यह बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, उत्पत्ति हो चुका है। तो समान पुरुष का विवाह एक वाहक महिला से होती है। तो वाहक महिला का मतलब सबसे पहले यही समझो कि जिसको यह बीमारी हो चुका है। तो समान पुरुष का विवाह एक वाहक महिला से होती है, तो उसके पुत्र में कितना % होने की संभावना रहेगी? तो 50% पुत्र, 50% संभावना रहेगा कि यह समान होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा, हम लोग जैसा होगा। अब 50% संभावना रहेगा कि वह ग्रसित होगा। यदि आप समान पुरुष हो, यह यदि नहीं हो पाता है, यदि ई स्थिति आ जाता है, यदि आप समान पुरुष हो, समान आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी हीमोफीलिया से ग्रसित है, वाहक का कार्य कर रही है, और यदि 50% समान स्थिति पुत्र का नहीं हो, यदि पुत्र का यह बीमारी यदि हो जाए, समझ रहे हैं बात को? यदि हम समान हैं, यानी कि समान यदि कोई पुरुष है
और उसको वाहक वाली महिला से यदि विवाह हो जाती है तो 50% संभावना है कि समान स्थिति में रहेगा, 50% संभावना है कि वह व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा हीमोफीलिया से। और यदि सब के सब यदि ग्रसित हो जाए, या सब के सब यदि पुत्र सही रहे, या सब के सब ग्रसित हो जाए, तो समझो कि दाल में काला नहीं है, पूरा दाले काला है। समझ रहा है बात को, है ना। और यदि समान पुरुष का विवाह यदि हीमोफीलिया से ग्रसित महिला से, इसमें वाहक रहेगा तब यह आंसर होगा ये। और यदि समान पुरुष का विवाह हीमोफीलिया से ग्रसित महिला से हो जाता है तो पूरा संभावना है 100% कि जो पुत्र होगा वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। और 100% संभावना है कि जो बच्ची होगी वह वाहक का काम करेगा, कैरियर का कार्य करेगा। और यदि कोई पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है और यदि उसको समान स्त्री महिला से यदि विवाह होता है, समान महिला से, उसको बीमारी नहीं है, तो संभावना है कि 100% संभावना है पुत्र, और 100% वाहक होगी और 100% समान होगा। हीमोफीलिया से पुरुष का विवाह यदि वाहक स्त्री से होती है तो क्या होगा, तो 50% समान होगा, 50% ग्रसित हो सकता है, 50% वाहक का काम करेगा, 50% ग्रसित होने की संभावना होगी। तो इसको आप नोट कर लेना, एक बार नहीं, हमको इसको बताने से नहीं होगा कि हम बता दिए कि एक कोई जनरल एगो पुरुष है और कोई वाहक महिला से जो है हो जाता है विवाह। वाहक महिला का मतलब जिसमें यह बीमारी होल है उससे यदि हो जाता है, उत्पत्ति होल है उससे हो जाता है, तो पुत्र में कितना % समान स्थिति होने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन ये पूछेगा कितना % ग्रसित होने की संभावना रहेगी, कितना % पुत्री में समान होने की संभावना रहेगी, कितना % कैरियर का कार्य करेगा। यदि इसी तरह से क्वेश्चन देगा कि यदि कोई समान पुरुष है और उसको हीमोफीलिया से ग्रसित महिला से यदि विवाह हो जाता है तो कितना % पुत्र में संभावना हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, तो 100%। और कितना % संभावना है पुत्री में कि वाहक का काम करेगा, तो 100%। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, यदि कोई पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है और उसको सामान्य स्त्री से यदि उसका विवाह हो जाता है तो कितना % संभावना है कि पुत्र समान होगा, तो 100% संभावना है कि समान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 100% संभावना है कि जो पुत्री होगी उसमें यह बीमारी वाहक का काम करेगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्लियर कर करके इसको आप एक डायग्राम बना लेना। इसको एक बार नहीं, इसको 2-4 दिन लगातार जब साइंस पर हो, जब बीमारी की बात आई, जब इस डायग्राम को देख लेना। 2 गो समान वाला तो एक, 2 गो हीमोफीलिया वाला है, तो 50% क्वेश्चन इसी तरह से देगा कि यदि समान पुरुष का विवाह यदि वाहक महिला से होती है तो पुत्र में कितना % होने की संभावना समान रहेगी, तो 50%। कितना % ग्रसित होने की संभावना रहेगी, तो 50%। तो इस तरह से डायग्राम बना दिया आपके सुविधा के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। समझ रहे हैं ना बात को, यह क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। और खुश रहो, आनंद रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बात करते रहो, लेकिन दिमाग में रखना यह बीमारी होता है, उत्पत्ति होता है महिला से। कोई भी चीज़ की उत्पत्ति शुरुआत होता है महिला से। समझ रहे हैं ना। हम लोग तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, फंस जाते हैं। न समझ रहा है, न समझ रहा है तो न समझाएंगे, जाओ, है ना। नोट जरूर बनाइए, तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं। दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के 12 तारीख को है, तो लगभग 15 तारीख से हम लाइव आ रहे हैं। रात्रि 8 बजे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा सब के लिए, साइंस के लिए लाइव आ रहे हैं स्पेशल। सब जगह आप पढ़ो, सब टीचर अपने आप में महान है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। बोलो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं, और कुंज बिहारी हमारी शान है, और हम कुंज बिहारी की जान है, ध्यान से समझो। और ये है, एक बार बोलो, ये बतवा बोला का बड़ी दिन हो गया। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक करंट का भी हम दे दिए हैं टॉपिक, माइंड में है ना, करंट पेपर का टॉपिक दिए हैं, और अपने अनुभव के तर्ज पर एक्सपीरियंस के स्तर से उस हम करंट को दे रहे हैं। क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछने की संभावना है, ना कि तो कोई सवाल ही नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। हमने रिजल्ट निकाला है, पूरा ज़िंदगी कम पड़ जाता है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है यह महत्वपूर्ण बात है, तो क्या आप लोग को बताना है यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो भी बता दिए हैं उसको आप नोट बना लेना, उसको आप रट जाना, एग्जाम में नहीं छूटेगा। यदि उस पॉइंट से संबंधित दे दिया तो पूरी संभावना है कि देगा। जो मन में आता है इसे जो नहीं बता देते हैं, है ना। बताने के लिए करेजा चाहिए, करेजा। सिर्फ मार्कर पकड़ कर बताना पड़ता है। बीपीएस ऐसे नहीं निकाल चुके हैं। और आप लोग स्नेह प्रेम बरसाते रहो इसी तरह से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए राधे राधे। कल हमने एक टॉपिक दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय का एक नया ध्वज का अनावरण किया गया, उसका प्रत्येक चिन्ह का अनावरण किया गया। आप हमको क्वेश्चन बताओ, उस प्रत्येक चिन्ह में क्या है। सुप्रीम कोर्ट का भवन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे में है संविधान के किताब पर सुप्रीम कोर्ट का भवन है। सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, कमेंट करना। और वह किस पुस्तक से लिया गया है ये भी कमेंट करना। एक करंट का एक टॉपिक जो है दिए थे, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज एवं उसके प्रतीक चिन्ह का अनावरण के विषय में दिए थे। आ रही है बात समझ में ना। एक टॉपिक और क्या तो दिए थे जी, माइंड से हट गया। हटने दो जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।